अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। आज फिर से जो कोर्ट थी वो जो बॉल थी वो सुप्रीम कोर्ट के पास थी और उनके पास तमाम तर मामलात को एक दफ़ा फिर पहुंचा दिया गया है। ये हमारी कलेक्टिव एक फेलियर है तमाम सियासी लीडरशिप का, चाहे वो हुकूमत हो या चाहे अपोजिशन हो, जो आपस में बैठकर कोई मामला तय नहीं कर पाते। और इलेक्शन का कंडक्ट कब होगा, कैसे होगा, इन तरह के मामलात में भी अगर सुप्रीम कोर्ट को घसीटा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में बॉल डाली जाती है, और तो फिर उनके ऊपर ये बात नहीं की जा सकती कि जी आप मुदाखलत करते हैं, बल्कि आप खुद जब जा रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि आप भी उनसे इंटरवेंशन सीख कर रहे हैं उन मामलात की जो एक्चुअली आपके अपने करने के हैं। तमाम के लिए ये सोचने के लिए एक बात है और लम्हे फिक्रिया होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हों या चाहे अपोजिशन के लोग हों। लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग समात हुई नाजरीन, क्योंकि पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं इस मामले पर कि इलेक्शंस का जो इनेकाद है वो अक्टूबर तक अब ले जाया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत इस फैसले की मुकम्मल तायीद करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हमने ही कहा था कि इस वक्त हमारे पास इलेक्शंस कराने के हालात नहीं हैं। तो गोया ये कि तमाम तरह असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ हों और अक्टूबर में हों। इस फैसले के ऊपर पीटीआई सरापा एहतजाज थी। जिस रोज से ये फैसला आया है, दैट इज बुध को ये जब अनाउंसमेंट हुई थी, और उसके बाद से आज हमने देखा ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को इसको टेकअप किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जहां पर एक तरफ ये रिमार्क दिया कि जहां पर तमाम तर जो फरीकैन है वो राजी ना हो, उस सूरत में हवा में फैसला नहीं कर सकते, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आर्टिकल 254 का भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक आइन में इस चीज की गुंजाइश नहीं है कि जो इलेक्शंस की मुद्दत है वो तब्दील की जाए, और 254 की अगर कोई वायलेशन हो तो वो गोया आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत होगी के जुमरे में आएगा, और इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती कि आइन के इस आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हो। ऑब्वियसली इसमें दीगर भी जो जज हजरात हैं, जज साहिबान हैं, मौजूद जज साहिबान, उनकी भी अपनी अपनी राय और आरा, बहुत इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स भी हमने देखे। पीटीआई ने प्रेस टॉक भी की इस पूरी समात के बाद। और इंटरेस्टिंगली जो पिछला फैसला था जो कि 3-2 से जिसके तहत ये तय हुआ था कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर अंदर हों, जो 2 डिसेंटिंग जजेस थे यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल, उन्होंने आज अपना तफसीली डिसेंटिंग नोट भी दे डाला, जिसमें उन्होंने बड़ी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, सख्त अल्फाज का चुनाव किया, और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा, वो कहते हैं कि हमारा भी वही व्यू है जो 2 डिसेंटिंग जजेस का उस बेंच में था। तो गोया ये 3-2 से ये वाला वर्डिक्ट इलेक्शन के हक में नहीं है, बल्कि ये 4-3 से ये इस बात का ये चीज, ये इलेक्शन का जो रिजल्ट है, जो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, वो 4-3 से एक्चुअली उस हक में है कि इलेक्शंस के ऊपर तो सुओ मोटो बनता ही नहीं है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो कि आज हमने देखी है। इसकी टाइमिंग के ऊपर तो बात की जा सकती है कि आया ये जो 2 जजेस थे जो कि बेंच में जिन मौजूद थे लेकिन उनका इख्तिलाफ था, उन्होंने आया ये तमाम तर वक्त क्यों लिया, ये डिसेंटिंग नोट आज इस बड़े दिलचस्प वक्त में क्यों दिया गया। लेकिन नाज़रीन इसके जो जुज़ हैं, जो इसके पहलू हैं, वो भी काबिल गौर हैं, जहां पर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ही नहीं है कि वो इस तरह के मामले पे, इलेक्शंस के मामले पर सुओ मोटो ले और ये आइन में या जो सियासी मामलात है उसके उनमें मुदाखलत के मुतरादिफ होगा। तमाम मामलात पे बात करेंगे। आज इमरान खान साहब की 7 मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत भी मंजूर हो गई है, उनकी गिरफ्तारी से रोक भी दिया गया है। इसके ऊपर भी बात रहेगी। ऑब्वियसली वो जो एक बुलेट प्रूफ शील्ड्स के वो हिसार में खान साहब जैसे पहले भी आए थे अपनी पेशी पर, उसी तरह से वो आज भी पेश हुए। लेकिन इंटरेस्टिंगली नाजरीन 144 जो है वो लागू कर दी गई ताकि इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो अदालत के अहाते में मौजूद ना हो उनको सपोर्ट करने के लिए। बल्कि इस सिलसिले में एक बड़ी दिलचस्प फुटेज है और ये ट्वीट भी है जो कि हम नाजरीन को दिखाते हैं, उसको भी ऑब्वियसली हम लोग इसी पैराए में डिस्कस करेंगे। असद बेग साहब जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट है अल जजीरा के, वो ये ट्वीट करते हैं कि हेयर plain-clothed men detain PTI supporters who were outside the Islamabad High Court. Must emphasize I did not witness any aggressive behavior from PTI supporters and there was hardly any chanting. We also witnessed PTI supporters beaten. और साथ उन्होंने एक फुटेज लगाई है, वो फुटेज भी हम चला रहे हैं, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां सादा लिबास में मलबूस ये कुछ अहलकार हैं जो कि PTI सपोर्टर्स को उठाकर ले जा रहे हैं। और जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो ये कहते हैं कि ये इन लोगों की तरफ से कोई ऐसी चीज की नहीं गई थी जिसके जवाब में, जिसके रीजनिंग में उनको इस तरह से उनके साथ धक्कम पेल हो या उनको इस तरह से उठाकर पुलिस ले जाए। हैविंग सेड दैट, पुलिस भी ये कह रहे हैं कि भाई 144 जो है वो लागू हुई भी थी, तो फिर उसको भी मद्देनजर रखा जाए। तमाम मामले पे नाजरीन बात करेंगे और फौरी तौर पे अपने मौजूद जो गेस्ट पैनल है उसका रुख करती हूँ।
समर हारून बिलोर साहिबा मुझे यहाँ ज्वाइन कर रही हैं, अवामी नेशनल पार्टी की एक बहुत मुतहर्रिक रुकन and a very active member, a very prominent speaker of our party. Thank you Samar Saiba for gracing the show. बिलाल कियानी साहब नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं आप वज़ीर आज़म के, और बिलखुसूस जो मुआशी मामलात हैं उनको बहुत गहरी निगाह से देखते हैं. ऑल्सो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिज पार्टी. थैंक यू बिलाल साहब फॉर ग्रेसिंग द शो. और नाज़रीन डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट, अपनी जमात से एक बड़ी प्रोमिनेंट आवाज़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई के पर्सपेक्टिव के लिए, फॉर्मर एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत खुश आमदीद. लेकिन बात का आगाज मैं बिलाल कियानी साहब आपसे करना चाहूंगी. मौलाना फजलुर रहमान साहब जब पीडीएम के सरबराह, वैसे तो अभी भी सरबराह हैं पीडीएम के, जब वो इनिशियली बने थे और जब आप लोग अपोजिशन में थे, मैं समर साहिबा से सवाल इसलिए नहीं कर सकती बिकॉज एएनपी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पीडीएम, लेकिन बिलाल कियानी साहब और पीएमएलएन चूंकि पीडीएम का हिस्सा है, उस वक्त क्या कहा जाता था, क्या तरगीब दी जाती थी मौलाना साहब की तरफ से, ये सुनिएगा और फिर मैं इसका जवाब मांगती हूँ बिलाल साहब से. जहां पर पुलिस या कोई भी कुव्वत रास्ते में आती है, उनकी कुव्वत को तोड़ें, उनके घेरे को तोड़ें, उससे आगे बढ़ें, और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाजत है. जी बिलाल साहब. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोना साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. जी प्लेजर. देखिए, जो मेरी समझ में जो आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की क्लिप चलाई है, ये गालिबन उस टाइम की है जब पीडीएम एक तहरीक चला रही थी, आपको याद होगा, इस फाशिस्ट निज़ाम के ख़िलाफ़, और जिस टाइम पे जबर का इस्तेमाल हो रहा था, हमें जलसों से, रैलियों से रोका जा रहा था. उस टाइम पे मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ. मरियम नवाज साहिबा जा रही थी और मेरी गाड़ी उनसे आगे थी, और मुल्तान जब जा रहे थे तो किस किस तरीके की रुकावटें, किस किस तरह के कंटेनर थे, गैर कानूनी तौर पे कोर्ट्स के उस टाइम ऑर्डर्स के बावजूद हुकूमत फाशिस्ट सारे इकदाम उठा रही थी. तो ये उस पैराए में है, और उसका मेरे नज़दीक कोई मुताबिकत नहीं है. अच्छा. जो आप बात आज की कर रही हैं इमरान खान साहब की पेशी की, देखिए और मुताबिकत आज की पेशी की बनती है पिछले 2 हफ्तों से जो इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं, बल्कि पिछले 1 महीने से, जिसमें ज़मान पार्क में दहशतगर्दी शामिल है, जिस तरीके से पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया ख़वातीन और बच्चों को, और जो लोग क्रिमिनल्स हैं उनको इस्तेमाल करके किस तरह एक ह्यूमन शील्ड अपने इर्द गिर्द बनाई गई, बजाय इसके कि कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो उनको गिरफ्तार करने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आई थी, अपने आप को कानून के सामने पेश कर दे, कोर्ट के अंदर जाके अपना मुकदमा लड़ते और ये सारी वायलेंस वो बचा सकते थे. इसके बजाय उन्होंने उसको खुद फ्यूल किया, वो आग लगाई, पुलिस वालों पर तशद्दुद करवाया. फिर अक्सर तो वो पेशियों पर आए नहीं, कोर्ट से भागे, क्या गाड़ी से हाजिरी लगा दें, वीडियो लिंक कर लें, और जब आए भी तो जत्थों की सूरत में आए. जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला किया, उसका धावा बोला, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा. लाहौर हाई कोर्ट भी जब आए तो कहा गाड़ी से मेरी अटेंडेंस करवा लें, और अहाते के अंदर उनके जत्थे घुसे. अभी पिछली पेशी पे भी जब वो आए हैं इस्लामाबाद में, तो आपने देखा कि पुलिस के एहलकार जख्मी भी हुए, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई. इसी तरह लाहौर में तो पुलिस और रेंजर्स दोनों की गाड़ियों को आग लगाई गई. तो ये इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यकीनन आई थिंक पुलिस के ऊपर फर्ज था कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट होने दें, क्योंकि एक रीसेंट प्रेसिडेंट, बल्कि एक बाकायदा ट्रेडिशन पीटीआई का ये बन गया है. तो इस पैराए के अंदर मेरे नज़दीक यकीनन पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि किसी भी पुलिस के अमले को नुकसान ना पहुंचाया जाए, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को, पुलिस की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, किसी तरह कोई हमारे जो सिविलियंस हैं, जो हमारे आम शहरी हैं, वो हामज़े में ना आए. पुलिस को बिल्कुल. लेकिन बिलाल साहब आप ये कह रहे हैं कि वो इस वजह से पुलिस ने और उसका मवाजना नहीं बनता, लेकिन अभी भी हम काफी चीजें देखते हैं विच इज नॉट एग्जैक्टली एज पर द लॉ या एज पर द बुक. अब जैसे मीनारे पाकिस्तान का जो जलसा था, वहां रुकावटें डाली गई और रोका गया, तमाम तर रास्ते बंद थे. अगर उस तरह के रास्तों को अबूर करने के लिए पुलिस आगे आएगी और प्रोटेस्टर्स को या जो भी वहां के लोग हैं, गैर अगर आपको लगता है गैर कानूनी इकदाम है तो उसके लिए कोर्ट्स में जाएं, दरख्वास्तें दें. मैं तो जैसे राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट के खिलाफ पीटीआई आज अदालत गए. देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, कर रहे हैं, कत्ल का थ्रेट कर रहे हैं. मैं आपको एक मिसाल देता हूं. जब पीडीएम की तहरीक चल रही थी, जिसके नतीजे में एक कामयाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और खान साहब को फाइनली निकाला गया, उस तहरीक के दरमियान मैं भी बतौर कारकुन, मैं आपको जेलम की मिसाल देता हूँ, मैं जानता हूँ कि जब हमने वहाँ से लोगों को हमने मोबिलाइज कर रहे थे और हमारे जो दीगर साथी उस तहरीक में लाहौर के जलसे में जाना चाहते थे या दीगर जलसों में जाना चाहते थे, तो क्रैकडाउन तो इन लोगों ने ओवरसी किया था कि कोई गाड़ी ना दे, कोई ट्रांसपोर्ट ना दे.
पैना फ्लेक्स भी इनको बर्दाश्त नहीं होती थी, और उनके पास उनके उस टाइम पे आप डीसी से कमिश्नर से मांग पूछते थे तो वो कहते थे जी ये ऊपर से काम आते हैं। और उस टाइम पे पीटीआई के एमएनएस और आज ये जो फवाद चौधरी साहब जो बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट और वकला मूवमेंट के ये सरबराह बनते फिर रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो लॉयर मूवमेंट के खिलाफ उस टाइम मुशर्रफ के स्पोक्स पर्सन थे। तो ये ऐसे लोग आज ये बातें कर रहे हैं। इन लोगों ने तो बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और फाशिज्म पिछले 4 सालों में ओवरसी किया है, और सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला है। बिलाल साहब वो भी कहते हैं हम तहरीक चला रहे हैं, ये तहरीक है इलेक्शंस के कंडक्ट के लिए, उनकी भी तो तहरीक है। मैं आपको बताता हूँ, तहरीक है इंतशार के लिए, और तहरीक है इस दर्द की कि खान साहब कुर्सी से चिमटने में नाकाम रहे। मैं आपको यकीन मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूँ कि अगर ये बात ऑपोजिट होती कि खान साहब की कुर्सी अभी तक कायम होती और दोनों उनके सूबों के अंदर केपी और पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया होता, तो खान साहब कभी भी नेशनल असेंबली डिसॉल्व न करते, क्योंकि वो कुर्सी पे चिमटे रहते। ये सारा मामला एक शख्स की अना का और कुर्सी से चिमटने की ख्वाब का है। जी मैं समर साहिबा विद योर कंसेंट, क्योंकि इस वक्त के तमाम तर जो तनकीद के निश्तर है ज़ाहिर है इफ्तिखार दुरानी साहब की तरफ हैं, और आप सिंस आप पीडीएम में नहीं हैं बट यू आर अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, ज़ाहिर है आप लोग हुकूमत को सपोर्ट भी कर रहे हैं, बैक भी कर रहे हैं। दुरानी साहब इस बात का जवाब फरमाइएगा, क्या वाक़तन ये तमाम तर जंग सिर्फ कुर्सी से चिमटे रहने की है, और एक आर्टिकल आइन का जो दूसरा जो 254 है उसका हवाला तो दिया जा रहा है, लेकिन आर्टिकल 218, 219 ये भी नाज़रीन के लिए भी और इफ्तिखार दुरानी साहब के लिए भी स्क्रीन पर चलाया जाए, जिसमें इलेक्शन कमीशन की पावर्स आइन में बड़ी वाज़े तौर पर दर्ज की गई हैं, और दोनों आर्टिकल्स ये कहते हैं कि इलेक्शंस का कंडक्ट जो है वो टोटल जिम्मेदारी है प्रोविंशियल एज वेल एज फेडरल जो असेंबली और जो मजलिस शूरा पार्लियामेंट है, प्रोविंशियल असेंबलीज दोनों का जो कंडक्ट है, नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल, इनके दोनों जो मैंडेट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास हैं। वक्त का तयन भी किया जा सकता है, इलेक्शन कमिश्नर को अनप्रेसिडेंटेड पावर्स हासिल है। तो आप इन दो आर्टिकल्स को क्यों खातिर में नहीं लाते, सिर्फ इसलिए कि आपकी कुर्सी से चिमटे रहने की जो ख्वाहिश है एज पर बिलाल साहब वो मसमार हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये एक आईनी प्रोसेस है, ये तो देखें ना हुकूमत में रहते भी जवाबदेह नहीं है और ना ही किसी अमल के जवाब दें, और दूसरे ये है कि ऐसा मंतक देंगे जो कि मतलब कि आप माशाल्लाह एक बड़ी सीजनड सहाफ़ी हैं, जो अभी कियानी साहब ने फरमाया कि जी हमारे साथ बड़े जुल्म हुए। क्या मीडिया ने रिपोर्ट किया? कोई पॉलिटिकल प्रिजनर था, किसी पे बगावत का मुकदमा है, दहशत गर्दी का मुकदमा है, इंसाइटमेंट का मुकदमा है। एक बंदा मुझे पॉलिटिकल प्रिजनर बता दें हमारे वक्त में, कोई नहीं था। किसी के साथ जो है कस्टोडियल टॉर्चर हुआ? नहीं हुआ। इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, वो करप्शन चार्जेस जो पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग पे किए हुए थे और मुस्लिम लीग ने इनके ऊपर किए हुए थे, और मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई अपनी गवर्नमेंट में हुए हैं। एग्जाइल में उनका जो वो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है भाग के गया, वो अपनी गवर्नमेंट में गया हुआ है। 2018 में हमारी गवर्नमेंट आई हुई है, तो वो अभी एक सिचुएशन बनाते हैं। 4 मार्च हुए यहाँ पे। लेकिन सर 20 किलो हीरोइन वाला केस भी तो है ना, वो तो करप्शन का केस नहीं है ना, वो साबित हुआ। और दूसरा शहबाज शरीफ साहब पे जो केस है वो आपने बनाया है, वो पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया था। इन पे शहजाद अकबर साहब ने बनाया है जो आज तक लापता है। जी 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 नहीं देखिए लापता की बात नहीं, हमें अगर मकसदी गुफ्तगू करनी है तो हम कर लेते हैं। अस वर्सेस देम आप करेंगे, वी विल नॉट एंटर एनीवेयर। देखें इस वक्त आप जो है आइन को मुकद्दम रखने की बात हो रही है, जो मैंने प्रोग्राम से पहले भी शुरू में कह रहा था। आया इस मुल्क में आइन में चलना है। सवाल ये है कि आपने 30 अप्रैल को इलेक्शन कराना है। ये रियासत जो है इसमें सबसे मुकद्दम चीज आइन पाकिस्तान है। उसके बाद इदारे मातहत हैं उनके, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो बाकी इदारे हैं, सब उसके मातहत हैं। ये सब मुलाजिम हैं, सबको पैसे तनख्वाह मिल रही है काम करने के लिए, और यहाँ पे हीलो हुज्जत से काम लिया जा रहा है कि जी आप बदतरीन तशद्दुद करने के बाद ये जो क्वेश्चन है, मैं हैरान हूँ कि जी एक रिप्रेजेंटेटिव जो है अवाम का, ये सिटीजन राइट के इशू है सब पाकिस्तान में कि आप लोगों पे कस्टोडियल टॉर्चर कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर रहे हैं। ये नहीं कि 30 अप्रैल को आपको डेट बताई गई है इलेक्शन करने की, आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ कि आप असेंबलियां डिसॉल्व कर सकते हैं। पाकिस्तान में असेंबलियां जो है वो 20-20 महीने 24-24 महीने बाद डिसॉल्व हुई, इलेक्शन हो गए। ये पहली दफा ऐसी बात है। अगर ये जो इलेक्शन है, अगर ये खींच जाते हैं, जो मंतक दे रहे हैं जो अक्टूबर तक चले जाते हैं, तो फिर भी तो इलेक्शन होना है इस मुल्क में। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपने अभी जीतना है तो आप तब जीत जाएंगे दुरानी साहब। ये लोग भी ये बात भी कही जा रही है कि आपको अक्टूबर से क्यों इनसिक्योरिटी है।
ہمیں کوئی انسیکیورٹی کسی چیز سے نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آئین سے آپ انحراف کر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچا سکتا ہے جس کو وہ آپ آئین میں واپس لے کے آئیں گے. پھر تو ایک یوزرپر گورنمنٹ آ گئی نا, جہاں سے سمر بلور صاحب آ رہی ہے وہ یوزرپر گورنمنٹ ہوگی, کیونکہ آئین کے مسائل نہیں ہے, وہ تو آئینی گورنمنٹ ہی نہیں ہے. پنجاب میں بھی 30 اپریل کے بعد یوزرپر گورنمنٹ آ جائے گی. ابھی آئین میں کوئی طریقہ کار لکھا نہیں ہوا جس میں آپ ایک یوزرپر گورنمنٹ انسٹال کر رہی ہیں اور اس کو لیجیٹمائز کر دیں. تو 2 صوبوں میں اس وقت آپ غاصب حکومتیں لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, تو پھر تو میرا خیال ہے 77 بھی لوگوں نے دیکھا ہوا ہے اور پاکستان کی تاریخ دیکھی ہوئی ہے. آپ وہ رستہ دینا چاہ رہے ہیں, ہمارا کام دیکھیں, ٹھیک ہے جی, آپ ایک رستہ وہ دے رہے ہیں جو کہ غیر آئینی ہے. یا ایک دفعہ آئین اڑ گیا تو پھر دیکھیں ان کے رستے میں کون ہے. اچھا 77 کی بھی آپ نے ایک مثال دی ہے کہ یہ اس نہج پر بھی خدا نہ خواستہ ملک جا سکتا ہے, لیکن اس پوری چیز کو روکنے کے لیے آپ لوگ کچھ کام نہیں کر رہے درانی صاحب. یہ الٹا آپ کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یو آر ایڈنگ ٹو دا فائر, آپ جلتی میں تیل کا کام کر رہے ہیں. یہ اس کے اوپر ذرا بالکل میں آپ کی طرف آؤں گی, کیونکہ اس وقت آپ نے زیادہ تر جو اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی وہ یہی ہے کہ آپ امریکہ یا یورپین یونین آپ وہاں پر رخ کر رہے ہیں کہ ادھر سے آپ کو ہیلپ ملے. دیکھیں ہمارا جو ہے نا پوائنٹ آف ویو بڑا سمپل ہے. ہم نے 10 اپریل کو انہوں نے کہا کہ جی اسمبلیاں توڑی, انہوں نے کہا کہ نہیں جی اسمبلیاں چلنی چاہیے. کریکٹ. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے چلائیں. ہم نے اپنا آئینی اختیار کیا طریقہ کار. ہم یورپین یونین اس لیے گئے ہیں, جو مونا ایشو ہے کہ اس وقت آپ ریاستی دہشت گردی کر رہے ہیں. آج جو یہ ہیومن رائٹس کے معاملے پہ گئے ہیں رپورٹ دیکھیں, اس وقت سیریس ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں وہ بتا رہے ہیں کہ پولیس کی اتھارٹی میں یوز کی جا رہی ہے. ریاستی جبر یوز پھر کیا آپ جا نے رہا کہا کہ آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر آپ کو یہاں پر جانا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کی یہاں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. دیٹ ٹو از این آرگیومنٹ. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, جیسے اظہر مشوانی صاحب کا بھی ایک معاملہ ہے. سمر صاحبہ, آپ اس سوال کا کوئی جواب اگر آپ فرمائیں کہ بھی کہتے ہیں دورانی صاحب کہ اس وقت میں کوئی کسٹوڈیل ٹارچر یا اس طرح کی کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی. جیسے امجد نیازی صاحب کی جو کمر کی پیٹ کی تصویر تھی ہم تمام کے سامنے ہے اور قابل مذمت ہے, چاہے کسی کی بھی طرف سے ہو. آپ کی طرف کا ہوتا تب بھی قابل مذمت تھا. ڈیفینیٹلی. دیکھیں جی, اینڈ یو آر اے پارٹی وچ کمز فرام دا مارٹرز, پولیٹیکل مارٹرز. ڈو ناٹ میک اے رائٹ. جی, لیکن دورانی صاحب شاید بھول گئے ہیں کہ ابصار عالم صاحب پہ گولی چلی ان کے دور میں, اسد طور صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے دور میں, مسلم لیگ پیپلز پارٹی کی ساری قیادت جیلوں میں تھی. فریال تارپور صاحبہ بھی فیمیل تھیں, ان کو بھی رات کو عید کی رات کو ان کے ہاسپٹل کے بیڈ سے اٹھا کے پھینکا گیا ہے ہاسپٹل میں. زرداری صاحب بھی ایکس پریزیڈنٹ تھے, نواز شریف صاحب بھی ایکس پرائم منسٹر تھے, ان کو بھی کورٹ کی پیشیاں لگوائی گئی ہیں جیل سے, اپنے گھر سے. ایک سسٹم میں جب آپ پھنس جاتے ہیں, اور وی ہیو ٹو فالو دا رولز. عمران خان اور ان کے ورکرز رول سے مبرہ نہیں ہیں. آپ نے آج ایک کلپ کی بات کی ہے کہ جہاں پہ کچھ آلٹرکیشن ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے باہر ان کی ورکرز. جی جی جی, اس کلپ میں اگر آپ غور کریں, مین ہینڈلنگ, وہاں پہ بار بار کہہ رہے تھے ہمارے پاس 9 لوگوں کے نام ہیں. سو جب یہ لوگ اس طرح ہیں کہ یہ اپنے ورکرز کو اکسا کے ان سے ہیومن شیلڈ کا کام آج کل لے رہے ہیں. ورکرز کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے ان کی کیا اسٹریٹجی ہے, پیچھے ان کی کیا باتیں ہو جاتی ہیں, کیا کمٹمنٹس ہو جاتی ہیں. اب وہ جو پولیس والے ڈیوٹی پہ تھے ان کو جب 9 لوگوں کی لسٹ دی گئی ہے, سیکشن 144 لگا دیا گیا ہے, they were just doing their job. تو they want کہ کہیں نہ کہیں کوئی تصادم ہو, کہیں نہ کہیں کوئی فرکشن آ جائے, کوئی بدمزگی یا ایون ورس, کیونکہ یہ بار بار اپنے ورکرز کو انسائٹ کر رہے ہیں. اور آج ان کے اوپر اگر سیاسی سخت وقت آیا ہوا ہے, یہ تو ایک بڑی لاڈلا قسم کی پارٹی تھی, لیبارٹری میں انہوں نے جنم لیا اور سافٹ گلوز کے ساتھ ان کی ہینڈلنگ ہوئی. ان کے اوپر ٹف ٹائم آیا ہوا ہے, ٹف ٹائم اور پولیٹیکل پارٹیز پہ بھی آیا ہوا تھا, لیکن قیادت نے ہمیشہ سے بہت ریسپانسبل ایک رویہ رکھا ہے. ان کی طرح رویہ نہیں رکھا کہ جلاؤ گھراؤ کرو, اور وہی بات ہے کہ جا کے گو اینڈ فائٹ ود دا اسٹیٹ.
हमेशा क़यादत ने अपनी पार्टी के वर्कर्स को इन चेक रखा है, उन पे लगाम रखी है। ये जो कर रहे हैं ये अपने वर्कर्स को उकसा रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, रादर उनको मिस यूज कर रहे हैं। और फिर उनको तो कहते हैं तसादुम दरअसल गवर्नमेंट चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जाके ज़मान पार्क पर धावा बोलना, क्योंकि अभी मैं बिलाल साहब से वैसे ही ज्यादा पर्टिनेंट है सवाल, वो कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब की भी गिरफ्तारी वारंट निकले हुए हैं, लेकिन उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कराना चाहती फॉर सम रीजन और दी अदर पंजाब पुलिस, जितने मुतहर्रिक वो खान साहब और ज़मान पार्क पे एक्शन करने में नजर आ रहे हैं। अगर आई थिंक खान साहब को गिरफ्तार करने में पंजाब पुलिस सीरियस होती तो ये इतना अच्छा, दिस इज वेरी स्टार्टलिंग खबर साहिबा, आप कह रहे हैं कि देखिए जी, दे प्लेड, आई विल गिव द पंजाब पुलिस फुल क्रेडिट, वो बड़े रिस्ट्रेंट के साथ उन्होंने वो किया है। हाँ। उनके ऊपर बॉम्ब फेंके गए, उनको गालियां दी गई हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। सीरियसनेस पर शुबा है? नहीं, मुझे उनकी दे डिड नॉट प्ले देयर फुल हैंड। अगर वो करना चाहते, जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी वो कंट्रोल करके कंट्रोल्ड और रिस्ट्रेंट के साथ अपने आप को कंडक्ट किया, उन्होंने किसी वर्कर को ना दुखाया है, ना किसी उसको इनके वर्कर को मैन हैंडल किया है। इसीलिए ये जिले शाह वाला मामला हुआ, वो तो कहते हैं उस बेचारे का तो कत्ल हो गया, उस पे तो आई थिंक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। अब क्या रह गया? ठीक है, राइट जी दुरानी साहब, अभी तो इतने रिस्ट्रेंट के बाद आपका ये हाल है, आप उसके ऊपर ये करें तो यू आर बेसिकली क्राइंग फाउल। आफ्टर अ ब्रेक इस पे बात करते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। बिलाल साहब, एक अदालत की तरफ आप लोग तो बहुत भर भर के कह रहे हैं कि ये हम ख्याल बेंच मुस्तरद, तो ये हम ख्याल बेंच वो यही कहते हैं कि अगर आपकी तरफ किसी का कोई फैसला आए जो आपको सूट ना करता हो तो इज इट नेसेसरी टू कॉल इट के जी वो हम ख्याल बेंच की प्रोडक्शन है, पैदावार है? देखिए जी, हम ये नहीं कह रहे, मगर उससे पहले मैं जो दुरानी साहब ने बात की ना जी, वो आइन की पामाली की बात कर रहे थे, तो मुझे दुख भी हो रहा था और हंसी भी आ रही थी इस वजह से कि जो आइन की पामाली इन्होंने 4 साल की है और आइन की पामाली जो इन्होंने पिछले साल की साइफर जैसे झूठ को बुनियाद बना के असेंबली को डिसॉल्व करके, क्या इससे बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ हो सकती है? ये आरफ अलवी साहब अब चिट्ठियां लिख रहे हैं, इन्होंने ही वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर असेंबली डिसॉल्व की, जिसके अंदर स्पीकर भी मुलव्वस थे उनके, असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी मुलव्वस थे। कासिम सूरी किस तरह उस सीट पे कायम थे स्टे ऑर्डरों के तहत, वो भी सबके सामने, वो एक अलग बात है। बहरहाल एक इन्होंने तो आइन तोड़ने का वतीरा बनाया हुआ था और उन्होंने वो एतराफ़ शुदा झूठ जिसकी बुनियाद पर इन्होंने असेंबली तोड़ी थी। साथ ही साथ आरिफ अलवी साहब ने जिस तरीके से काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ वो रेफरेंस जो आज हमारे सामने सबके सामने हकीकत है, जिस तरीके से आरिफ अलवी साहब ने आंखें बंद करके जो गैर आइनी काम और फाशिस्ट काम इमरान खान साहब ने कहा वो करते रहे। वैसे आज के फैसले में इन्होंने ये जिक्र किया है कि ये सारा काम और सिलसिला जो हुआ है ना रिजीम चेंज, वो 9 अप्रैल से ही शुरू हुआ है पिछले साल जी। और ऐसा नहीं है कि वो कहने का मकसद ये कि उससे अलहदा होकर बात कर रहे हैं। और ये अगर इलेक्शन वाकई में चाहते तो उस टाइम पे खान साहब के पास बहुत मौका था कि असेंबली डिसॉल्व कर देते, उनके पास पूरा इख्तियार था। उस टाइम पे उनका यकीन था कि वो कुर्सी से चिमटे रहेंगे। जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा, ये सारा मामला खान साहब की कुर्सी से चिमटने का है। ये मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शंस के साथ, ये इनकी बातें हैं। खान साहब को असल में वो दर्द नहीं। हम ख्याल अब देखिए बात, क्योंकि मरियम साहिबा ये भी कहती हैं हम एक्सपोज करेंगे, आप खुल के कहते भी नहीं है कि क्या आपने देखिए एक सुप्रीम कोर्ट जज मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ एक सुप्रीम के मुतल्लिक एक तो ऑडियो भी आई है जी, और फवाद चौधरी साहब जो मैंने आपको पहले कहा जो मुशर्रफ के स्पोक्स पर्सन रहे हैं लॉयर्स मूवमेंट के खिलाफ, आज वो उसी ऑडियो लीक में बेंच फिक्सेशन के मुतल्लिक उनकी ऑडियो आई है। तो यकीनन अगर आप उन जज को जिनके खिलाफ अब फाइनली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ मैंने खबरों में देखा था कि हो गया है, इतनी देर आए दुरुस्त है, मगर जब आप इस तरह के जजेस को बेंच का हिस्सा बनाएंगे तो यकीनन मुतनाज़े होंगे। और आपको याद है कि उस टाइम पे भी जब ये समाअत पहली दफ़ा हुई थी, जिसका आज आपने देखा है कि जस्टिस मंदोखेल ने और मंसूर अली शाह साहब ने अपना डिटेल्ड ऑर्डर शाया किया, जिसके तहत उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जजमेंट 3-2 नहीं थी जिसके तहत 30 अप्रैल के इलेक्शन हुए थे, बल्कि 4-3 थी, हाँ। जिसके तहत वो पिटीशन डिसमिस हुई थी। तो देखिए जब बट सर वो बिलाल साहब एट द एंड वो है डिसेंटिंग नोट, आप उनको उसी तरह से ट्रीट करें, वो फैसला तो नहीं है। फैसला तो वो है जो 3-2 वाला है। नहीं, देखिए वो 4-3 वो क्यों कह रहे हैं? आज के उन्होंने डिटेल ऑर्डर में खुद उन्होंने बाकायदा लिखा है
کہ ان کے نزدیک وہ آرڈر 4-3 اس لیے ہے کہ ایون دو وہ آخری بینچ کی سٹنگ میں نہیں بیٹھے تھے بٹ دے ور نیور ڈیمڈ ٹو ہیو بین ایکسکلوڈیڈ فرام دا بینچ. وہ بینچ کا عملی طور پہ حصہ تھے اور اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اگر دونوں کے فیصلوں کو شامل کیا جائے تو 4-3 فیصلے کے تحت وہ فیصلہ وہ ججمنٹ وہ پٹیشن ڈسمس ہوتی ہے. اور اس کی بنیاد انہوں نے یہ بتائی تھی کہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ. دیکھیے نہیں, بنیادی بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ خود ٹرانسپیرنسی کا مظاہرہ کرے, کانٹروورشل ججز کو سائڈ پہ کر کے ان کے معاملات کو جلدی ان کے خلاف پروسیڈ کرے, لارجر بینچز بنا کے ٹرانسپیرنسی انشور کرے تو یہ معاملات نہیں بنیں گے. آج ان معاملات کی وجہ سے سپریم کورٹ خود متنازع ہو رہا ہے, جو ہم بھی نہیں چاہتے, جو کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا. اس لیے ٹرانسپیرنسی بھی اسی میں ہے کہ اگر if the court is seen to be impartial, if the court is seen to be wanting to be held accountable, اگر ایک جج صاحب کے متعلق اتنی سنگین بات آئی ہے تو وہ ان کو زیادہ ارجنسی ہونی چاہیے کہ اس چیز کو کلیئر کرے اور ان کو تب تک کسی بھی اہم بینچ کا ایسا نہ بنائے. اور لارجر بینچز اور یہ جو ایک تاثر اور یہ جو ٹریک ریکارڈ بن گیا ہے جی بٹ میں کہہ رہا ہوں جنرلی ایک لارجر بینچ کی سب کی یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ متنازع ججز کو بنا کے بنائیں اس طرح کے اہم کانسٹیٹیوشنل معاملات پہ. اب ایک اور اہم بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے اگر تو یہ معاملہ 4-3 کا فیصلہ ہے اور وہ پٹیشن ڈسمس ہوئی تھی تو پھر آج کی بھی جو پروسیڈنگز ہیں اس کا جواز متاثر ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے جی. یہ بات ہے درانی صاحب کہ اگر 4-3 سے کی نظر سے دیکھا جائے تو پھر آج کی پروسیڈنگز کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا کیونکہ آپ اسی پرانے ججمنٹ کی بیسس پر موو کر رہے ہیں. اور دوسرا مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہیں, اس کا جواب فرمائیں. آپ کو الیکشنز اکتوبر میں دراصل کیوں سوٹ نہیں کرتے ہیں, یہ مریم نواز صاحبہ نے بتا دیا ہے. اکتوبر میں الیکشن اس لیے ہوں کیونکہ اس میں یہ چیف جسٹس چلے جائیں گے, دوسرے چیف جسٹس آ جائیں گے. ان کی جو سیاست ہے وہ ساری تقرریوں کے ارد گرد گھومتی ہے. پہلے ان کے ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار تھے جو اب جا چکے ہیں, تو اب انہوں نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ لی ہے جس کے اوپر یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی درانی صاحب, جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا تو آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں, یہ راز تو مریم نواز صاحبہ نے پھر کھولا ہے. دیکھیں یہ پروجیکٹ 1980 کی دہائی میں شروع ہوا تھا, یہ پروجیکٹ اپنے آخری سانسوں میں ہے. کون سا پروجیکٹ؟ ان کو چاہیے جسٹس. یہ جو پروجیکٹ ہے مسلم لیگ نواز کا جو ہے نا, یہ پروجیکٹ 1980 کی دہائی میں انہوں نے شروع کیا. آپ سارے دوسرے کو پروجیکٹ کہتے ہیں, کون سا پروجیکٹ؟ جی میری عرض سنیں نا, ابھی مجھے بات کرنے دیں. آپ دیکھیں میں 3 versus 1 ہوں نا جی, آپ بھی مجھے کوشچن کر رہے ہیں, 2 بندے اور بھی کر رہے ہیں, تو مجھے بات کرنے دیں. یہ پروجیکٹ 80 کی دہائی میں شروع کیا جب جنرل جنانی کے پاس یہ فروٹ کے ٹکڑے لے کے گئے اینڈ دے انٹرڈ انٹو پالیٹکس. اس کے بعد پھر انہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے جمہوریت کے چھپون مارنے کے لیے, پھر انہوں نے جنرل درانی سے بھی پیسے لے لیے, اس کے بعد انہوں نے چانگا مانگا سیاست شروع کر دی. پھر انہوں نے ایک نیا کلچر لے کے آگے آپ ایک باکسر کی طرح پولیس مقابلے کا بھی ایویلیشن میں ہوں گے. پھر انہوں نے لوگوں کے خلاف جو ہے پھر یہ جسٹس قیوم کی آگے آگے جسٹس قیوم آنا چاہیے کہ جی فیصلے ہماری مرضی ہونا چاہیے. مدر آف آل دی کیسز جو ہمارے وقتوں کا نہیں ہے, ہم تو اس وقت حکومت بھی نہیں ہے. انہوں نے ٹائم بار کرا دیا, حدیبیہ ٹائم بار کرا دیا. ان کے رستے میں نا صرف ایک رکاوٹ ہے, وہ سپریم کورٹ ہے. اس وقت جو حملہ ہے وہ سپریم کورٹ پہ باقی ادارے انہوں نے زیر کر لی ہیں, کامیابی سے زیر کیے ہوئے ہیں. ابھی سپریم کورٹ کھڑا ہے اور سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ آئینی اوبلیگیشن اپنی پوری کر دیں. یہ آئینی اوبلیگیشن سے بھاگ رہے ہیں اور ابھی ان کے بچوں کی تصویریں, اس کے بعد ان کی تصویریں, آڈیو ویڈیو, اور اس وقت متنازع کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ آ جائے گا, ہم نے پہلے مانا یہ لوگ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوئے. اچھا میں درانی صاحب میں نے آپ کی بات سنی, ایک عرض میرا بھی سنیں. آپ کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں آپ رشتہ داریاں استعمال کر کے اپنے کسی پارٹی کے رکن سے آپ وہاں سے فیصلے لے رہے ہیں. آپ پہ بھی آج کل یہ الزام لگ رہا ہے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر تو سارے کے سارے فریولس کیسز ہیں, غداری کے, تو انسائٹمنٹ کے, تو دہشت گردی کے, تو بلاسفیمی کے. ہم نے کسی سے کیا لینا, ہم کو کیس چل ہی نہیں رہا ہمارے اوپر. یہ تو دیکھیں ایک فساد ہے, ان سے بیانیاں بن نہیں رہا. یہ اس وقت کے گرے ہوئے ہیں چکر کاٹ کے, ان کو سمجھ نہیں آتی, اس کو بیانیاں بناتے ہیں, وہ 15 منٹ بعد گرام گر جاتا ہے. پھر یہ پوری پھر ہمیں ٹی وی سے بند کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد پیمرا کو کہہ دیتے ہیں. پھر ہمارے دیکھیں نا اس وقت ہمارے 2200 بندے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, انہوں نے ہمارے پر 4 لانگ مارچ کیے ہیں. 2200 بندہ, 2200. یہ تو آپ نے یہ انفلیٹڈ تو نہیں ہے نمبر درانی صاحب, آر یو شیور اباؤٹ اٹ؟ Why would I say wrong on things on record? جی جی میں یہی آپ سے پوائنٹ اسکورنگ پروگرام پہ تو نہیں آیا ہوا نا, پوائنٹ اسکورنگ میں نے کرنی ہے. باقی جی بہت حیران کن نمبر ہے. 2200 بندہ انہوں نے
2200 बंदे इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। और मुझे दुख ये हुआ, ये दोनों सियासी पार्टियां हैं, बल्कि मैं जो समर बलोच साहबा की गुफ्तगू सुन के मैं हैरान हो गया। इनको मैं मुफ्त मशवरा ये देना चाहूंगा कि जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं उसका बहुत बड़ा तारीख में नाम है। खुदा रहा इनके साए के नीचे से निकल जाएं। आप उनकी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। आप उस एक्ट को डिफेंड कर रही हैं जिसके लिए पार्टी बनी हुई है पख्तूनों के लिए, उनको डिफेंड कर रही हैं। अमन तशद्दुद गफार खान साहब मेरे इलाके की पार्टी है। मैं तो गुफ्तगू इनकी फैमिली माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली है, समर बलोच साहिबा जहाँ से आ रही है, मैं तो गुफ्तगू सुन के इनकी हैरान रह गया। मेरा ख्याल ये था बहन मेरी कहेगी कि हाँ मैं पार्टी से हूँ जहाँ पे अमन तशद्दुद की बात है। हमारी पार्टी अमन तशद्दुद वाली है और हम इसके करते हैं। इन्होंने प्रॉपर्ली या तो इन्होंने पार्टी हिस्ट्री नहीं देखी हुई है या ये इस वक्त ओवर शेडो हैं पीडीएम के उसमें आ गई हैं। अदरवाइज एंड एएनपी आर नो मोर इन पीडीएम। दुरानी साहब पीडीएम का तो हिस्सा ही नहीं है ना ये लोग, ना गवर्नमेंट में कोई होता है एएनपी के पास। बड़ी आइडियलॉग पार्टी है अपने वक्त की, इनको स्टैंड करना चाहिए और उसमें बात करनी चाहिए। राइट ठीक है ना, उसमें खड़ा चाहिए। इसमें प्रेशर में ना है कि जी पीडीएम क्या कहती है, मौलाना क्या कहता है। सारी जिंदगी देखें एक पार्टी को जुल्फिकार अली भुट्टो ने बैन किया था फॉरेन फंडिंग में, वो इनकी पार्टी है। ठीक है जी, मौलाना मुफ्ती महमूद को उठा के असेंबली से बाहर जुल्फिकार अली भुट्टो ने फेंका हुआ। सही है, ये समर साहिबा मुझसे बेहतर और किसी से भी बेहतर समर साहिबा, आई डायरेक्टली कम टू यू। आप रोशन ख्याल पार्टी ब्लास्फेमी के केसेस, गद्दारी के केसेस, 2200 बंदे उठाना, इन चीजों को डिफेंड नहीं कर सकते गिवन योर बैकग्राउंड एंड योर पॉलिटिकल लिनिएज। इन चीजों को कोई डिफेंड कर भी नहीं रहा ना, इन चीजों को कोई अच्छा कह रहा है। हम डे वन से ये कह रहे, लेकिन अगेन व्हेन आई से पुलिस का, गवर्नमेंट का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हर जगह अपना एक रोल होता है। उन्होंने भी अमन अमान को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। दे कैन नॉट लेट द मॉब रन वाइल्ड। ठीक है, आजकल अगर दुरानी साहब को पता होगा खैबर पख्तूनख्वा में आजकल मुफ्त आटे की वो लाइनें लग रही हैं, उसमें इतना तसादुम डेली बेसिस पे हो रहा है। अवाम अपने मसाइल में जकड़ी हुई है, उनको कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पे कुर्सी के लिए क्या लड़ाई हो रही है। इट्स सो सैड कि हम who's going to reach that big chair first, उसकी रेस में अवाम के मसलों से हमने अपने आप को कता ताल्लुक कर दिया है। अच्छा समर साहिबा प्लीज बेयर विद मी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं वापस समर साहिबा की तरफ आऊंगी बिकॉज बहुत सारी बातें हैं जो कि हमने उनसे जाननी है। इससे बता दो जी, वेलकम बैक नाज़रीन। समर साहिबा, इफ्तिखार साहब ने आपसे उम्मीद लगाई है कि आप इनके साए से निकलेंगे, आप निकलेंगे? नहीं जी, मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों को क्योंकि हमने 9 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को झेला है खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पे हमें पता है कि जी किस तरीके से इनके सियासी मुखालिफिनों के साथ बिहेव किया गया, किस तरीके से उनके पीछे नैब के केस बनाए गए, उनके वर्कर्स को ह्यूमिलिएट किया गया, उनको सरकारी जॉब से निकाला गया। मतलब जितना आप एक वन साइडेड एक रवैया रख सकते हैं, इनके मुंह से इतनी ज़्यादा लॉ अबाइडिंग की बातें और अपने वर्कर्स के लिए जो इनके दिल में दर्द है, तो मैं वो दर्द शेयर करती हूँ। लेकिन फिर जब वो इन्फ्लिक्ट कर रहे थे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की, अच्छा ये तो बहस हो सकती है समर साहिबा कि वो तो देखिए जी कि उनके टाइम पे क्या था, लेकिन अगर इस टाइम पे वो कहते हैं कि हमारे साथ उससे भी बुरा हो रहा है। देखिए जी, हम सब चाहते हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इनकाद हो। इलेक्शंस हर सियासी पार्टी चाहती है, इट्स द वे फॉरवर्ड। करेक्ट, इलेक्शंस के लिए हमने अपनी, और दुरानी साहब ने एक और बात की थी कि प्रेसिडेंट ना सेट हो जाए कि कल को कोई भी कहेगा कि भाई इलेक्शन जब मर्जी आगे जाओगे। कि जब हमारा सबसे बड़ा जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो क्यों मुतनाज़ा बन रहा है? वो फुल बेंच या लार्जर बेंच क्यों नहीं बनाता जिसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का एक वो कंटेंटमेंट आ जाए? वो क्यों एक मुतनाज़ा बेंच को लेके खड़ा हुआ है? देखिए जी, ये चीजें हम चाहते हैं, ये भी एक प्रेसिडेंट बन रहा है कि आप एक जज साहिब अपनी मर्जी को मुसल्लत करें। प्रेसिडेंट हर तरफ बन रहा है, तो हम बार बार, क्योंकि हम वो पार्टी हैं, हमने चूज किया। अच्छा, आपने बड़ी खोल के बात की है, आपने कहा कि ये जजेस के बिहाफ पे भी एक प्रेसिडेंट बन सकता है, जजेस के बिहाफ पे भी बन सकता है। देखिए जी, हम यहाँ पे हमें उसके जहन की अक्कासी नजर आया फैसले। बिलाल साहब बैठे हुए हैं, उनको पता है एएनपी को इस हुकूमत में गवर्निंग पोजीशंस नहीं मिली, बहुत दफा नहीं ऑफर हुई है, हमने ली नहीं है। हमने प्रोविंशियल
اس پہ بھی نہیں لی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی نہیں لی, ہم نے پروونشل گورنمنٹ میں بھی نہیں لی, بہت ساری وہ تو بلکہ اسی بات پہ کہتے ہیں کہ یو وانٹ ٹو ڈسٹینس یور سیلف فرام دا گورنمنٹ پرپزلی, وہ یہ کہتے ہیں اسی لیے تو آپ ان سے دور رہنا چاہتے ہیں. allies, we don't want to distance ourselves. All right. And we keep saying, which we will say again, کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بار بار یہ بھی کہا جا رہا ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنائے اور تھریش آؤٹ کرے کہ جی الیکشن کا دن تو نہیں ہے, واٹ ول ہیپن دا ڈے آفٹر دی الیکشن, الیکشن کے اگلے دن کیا ہوگا, میری مرضی کا ریزلٹ نہیں آئے گا, درانی صاحب کی مرضی کا ریزلٹ نہیں آئے گا, ان کی مرضی کا ریزلٹ نہیں آئے گا, تو پھر ہم ہر کوئی جلاؤ گھراؤ کرنے نکل جائے گا. In this these last few minutes, درانی صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں, پھر بلال صاحب پہ آتی ہوں. آپ بتائیں گے, آپ یہی چاہتے ہیں صرف الیکشن کا دن آ جائے, اس کے بعد کے دن کی کوئی پرواہ نہیں, وہ تو اسی طرح سے سیٹ ہوگا کہ اگر آپ کوئی فریم ورک بنائیں کہ کن پالیسیز یا بائی لائنز کے تحت الیکشنز ہوں گے, جو کہ ابھی تک دور دور تک نہیں ہے. دیکھیں, جو الیکشن ایکٹ ہے ہمارا 2017 بڑا واضح ہے, اور آج سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا ہے, سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ ایک ورکنگ جو ہے آپ اگریمنٹ لے کے آ جائیں تمام پارٹیاں, لیکن آپ اس اگریمنٹ پہ تو آ جائیں نا جی. اس وقت تو ہیل و حجت سے کام ہو رہا ہے. میری بہن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, جو کسی کی سیٹسفیکشن ہے. دیکھیں, میں اس وقت جو ہے نا بڑی آبجیکٹیو بات کروں گا, اس ورسز دیم, یہ جو دونوں پارٹیاں ہماری اپنی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹا موٹا پولیٹیکل ورکر اور جو ایک آدھ جماعت جو پڑھا ہوا ہوں, میری سمجھ یہ ہے کہ اگر آئین پاکستان کو مقدم نہ رکھا گیا, مونا اس ملک کے لیے جو ہے وہ آگے مشکل وقت آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے ہم نے بڑا مشکل ٹائم گزارا ہے, 75 سال سے مشکل ٹائم ہی گزار رہے ہیں. اس وقت صرف اس چکر میں کہ کسی ایک فرد واحد کی نہ آ جائے, کسی پارٹی کی آ جائے, کسی گروپ کی آ جائے, نہیں. بہت صحیح. اس وقت سوچنا یہ ہے کہ یہ جو ان کے پاس کوئی سولوشن ہے, اس کو 8 مہینے میں یا اکتوبر تک ایسا کیا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں اس کا جواب مانگتی ہوں. یہ بڑا جی پن پوائنٹڈ سوال ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا کام ہی سیاست میں الیکشن کرنا ہے نا, جو الیکشن از دی فاؤنڈیشن آف جمہوریت. کریکٹ, بنیاد سے آپ کیسے اکراس ٹو بلال صاحب. بلال صاحب, اکتوبر میں ایسا کیا ہو جائے گا؟ اکتوبر میں کون سا وہ خزانہ ہے؟ دیکھیے, دو تین ویری کوئکلی, بیکاز آپ کے پاس بھی لمیٹڈ ٹائم ہے. دیکھیے, یقیناً الیکشنز جو ہیں وہ آئین کے مطابق ہونے چاہیے, آئین کی پاسداری ہونی چاہیے, اور آئین کی جو 3 شقیں ہیں, ایک وہ شق ہے جو کہتی ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے, دوسری وہ شق ہے جو کہتی ہے کہ فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے, اور تیسری وہ شق ہے جو کہتی ہے کہ جب بھی الیکشنز ہو نگراں حکومتیں ہونی چاہیے. تینوں سیٹسفائی ہونی چاہیے, اور یہ سیٹسفیکشن الیکشن کمیشن کو انشور کرنی ہے, کیونکہ وہ ہمارے آئین کے مطابق وہ ادارہ ہے جو ذمہ دار ہے الیکشنز کرانے کے لیے فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ. اس کی سیٹسفیکشن ضروری ہے. پر آرچ اپوزیشن کو تو اعتماد ہی نہیں ہے اس ادارے پہ, تو یہی اسی لیے آپ کر رہی ہوں کہ اکتوبر تک ایسا کیا ہو جائے گا. اپوزیشن کو تو کبھی کسی چیز, کسی بندے, کسی شخص پہ, کسی ادارے پہ اعتماد رہا ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جو بھی ان کے خلاف چلتا ہے, خواہ وہ فوج ہو, خواہ وہ الیکشن کمیشن ہو, خواہ وہ ججز ہوں, یا ججز کے احترام کی بات کرتے ہیں. جج زیبا, میں تمہیں دیکھ لوں گا, کس شخص نے کہا تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ کی فیملی کو جس کرب سے ان نے گزارا ہے, جس کی آج یہ خود ان کے لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے. جس طریقے آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ہیروئن کا کیس کیا, آج ان کے لوگ خود مانتے ہیں کہ وہ غلط کیس تھا. اس ٹائم پہ کسی کی ڈگی میں منشیات ڈال کے اس کی, اور جس کا فائنل جو ورڈکٹ کے مطابق جس کی سزا جو ہے وہ ایک موت ہو, اس طرح کے کیسز ڈالتے ہوئے انہوں نے بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کیا. تو یہ دیکھیے, بات یہ ہے, آئین کی پاسداری ہونی چاہیے, فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے, اور جب بھی ہوں گے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون ڈٹ کے لڑے گی. آل رائٹ ناظرین, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ آن دس نوٹ. تھینک یو ٹو دی لیڈی اینڈ جینٹلمین, آپ کے دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.